भाइयों को 27% आरक्षण दिला सकता है, क्योंकि मानवर साहब कांशीराम जी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए आपको अगर आपका हिस्सा चाहिए तो जितने भी इसमें ओबीसी महासभा को चलाने वाले लोग भी बैठे होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई में अपने समाज को न्याय दिलाना चाहते हो तो पूरे समाज से ऐलान कर दो कि इस बार हमें माननीय बहन कुमारी मायावती हाथों को मजबूत करना है और अपने समाज को न्याय दिलाना है। इस प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करना है तो माननीय बहन जी को ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि माननीय बहन जी बैंकों को भरने की क्षमता रखती हैं। माननीय बहन जी कई उद्योगों को लगाने की क्षमता रखती हैं। माननीय बहन जी कई आपको स्वरोजगार खोलने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। इसलिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को, माननीय बहन जी के उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल के काम को और उनके शासन प्रशासन अनुशासन वाली नीति को, सर्वजनताय सर्व सुखाय नीति को गांव-गांव में आपको जाकर बताना है। जब भी हमारा 2023 में जो सपना है कि इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, माननीय सांसद जी की विशेष नजर और माननीय बहन जी की भी विशेष नजर इस प्रदेश पर है। और आप लोग सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि दोनों हाथ उठाकर आप यहां से एक संदेश दें कि हम माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक संकल्प लेते हैं कि इस बार 2023 में हम लोग सूखी रोटी खा लेंगे पर कांग्रेस बीजेपी को फटा वोट नहीं देंगे। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। पूरे देश में माननीय बहन जी की तरफ नजर है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर जो हमारा सपना था कि देश का पीएम कैसा हो, माननीय बहन कुमारी मायावती कैसा हो, तो हमें उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश से ज्यादा सांसद देने होंगे। और सांसद तभी जीतेंगे जब आपकी सरकार होगी, इस प्रदेश में खुशहाली होगी, इस प्रदेश में बेरोजगारी खत्म होगी, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। और अभी ताजा किसानों का भी मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उजागर होने जा रहा है। किसान अपनी खेती के लिए, खाद के लिए लाइन में लगे हैं, उनकी महिलाएं लाइन में लगी हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। आज वो लोग परेशान हैं, चारों तरफ त्राई मची हुई है, ब्लैक में खाद बीज मिल रहा है। यानी भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं है। वो तो सिर्फ आपको बहका के फुसला के आपके वोटों को लेना चाहते हैं। इसलिए 1000-1500 का चक्कर छोड़ दो, 500 के सिलेंडर का भी चक्कर छोड़ देना। आपको सिर्फ बाबा साहब के संविधान को याद रखना है। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा, बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान होता है। और संविधान में इस प्रदेश में जो मौलिक अधिकार गरीबों के होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये फ्री में आपको दिया जाएगा। 1000-1500 में आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे अगर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना है। क्योंकि लोग तो चाहते हैं हमारे बच्चे गुलाम रहे, हमारे बच्चे अनपढ़ रहे, हमारी बहन बेटी अनपढ़ रहे, इनके घरों में चौका बर्तन करने का काम करें, इनकी रोटियां बनाने का काम करें, हमारे भाई लोग इनके खेतों में मजदूरी करें। जबकि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती चाहती है एक गरीब समाज के बच्चे फ्री में पढ़ के कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का काम करें। अब फैसला आप लोगों को करना है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बनना है या इनकी गुलामी करना है। इसलिए इतनी बात कहते हुए आज आप लोगों ने पूरे जोश के साथ ये माननीय सांसद जी को भरोसा दिलाया है। हम छतरपुर से नीला सैलाब लेकर आएंगे। तो आपके सम्मान में 2 लाइन कहते हुए, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज आपको हौसला रखना होगा। और कांग्रेस बीजेपी की जो बहकी कूटनीति होती है, इनके षड्यंत्र होते हैं,
इनका पर्दाफाश काम गाँव में जाके करना होगा और इसके लिए आपको अपने संगठन को दुरुस्त करना होगा। पोलिंग की कमेटी, सेक्टर की कमेटी आपको मजबूत बनानी होगी, क्योंकि विधायक पोलिंग से बनकर आता है। अगर आप ऊपर ऊपर रहेंगे तो फिर आप गलती कर जाएंगे। इसीलिए आप अपने संगठन पर भी ध्यान दें और इनके षड्यंत्रों पर भी ध्यान दें। इनके लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आपके घरों में घुसपैठ करके हमारी बहन बेटियों को बरगलाने का काम करते हैं। तो मैं नौजवान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आपकी अब 4 महीने नौकरी लगने वाली नहीं है। मैं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, ये आपको ना तो नौकरी देंगे और ना आपको आगे पढ़ाने का काम करेंगे और ना ही आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए हमारी जो पढ़ी लिखी बहनें हैं अपने गांव में सिर्फ अपनी चाचा ताई बुआ भतीजी को बस नजर रखने का काम करें कि गांव का सरपंच कहाँ घूम रहा है। युवा सम्मेलन के मुख्य अतिथि, कई प्रदेशों के प्रभारी, मध्य प्रदेश के मुख्य प्रभारी और राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय रामजी गौतम साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित रमाकांत पिप्पल जी, जिले के प्रभारी जोन के इंचार्ज सम्मानित अनिल रवि जी, जिले के प्रभारी KL बोस जी, जिले के प्रभारी सतीश वर्मा जी और हमारे बीच में उपस्थित जिले के अध्यक्ष शंकरलाल अयरवार जी, हमारे बीच में उपस्थित बिजावर से सम्मानित महेंद्र गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष, राजाराम पाठक जी जिला कोषाध्यक्ष, परशुराम पाल जी और हमारे बीच में प्रहलाद चौरसिया जी, सम्मानित DD अयरवार जी, सम्मानित श्रीमती प्रेमा अनुरागी जी, सम्मानित रीना नफीस खान जी और अवधेश राठौर जी, सम्मानित निवाड़ी से चलकर आए और सम्मानित सूर्यवंशी जी जिलाध्यक्ष और यहाँ बैठे हुए सभी युवा नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं बहनों और हमारे साथियों, आज इस सम्मेलन के माध्यम से आपके बीच में 2023 का आगाज़ हम लोग एक संकल्प लेने के लिए आए हैं कि 2023 में जिला छतरपुर में हम परिवर्तन करके रहेंगे। तो मैं साथियों ये जानना चाहता हूं कि जिला छतरपुर में 6 विधानसभा हैं, तो मैं विधानसभा वाइज नाम लूँगा, तो किस विधानसभा से कितने लोग आए हैं सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। तो साथियों सभी विधानसभाओं में आपको आज जो आप बात सुनेंगे इसको आपको प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ तक और सर समाज के बीच में अपनी बात को ले जाने का काम करना है, क्योंकि जो बात आज आपको बताई जा रही है ये किसी एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। पूरा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर जो इस देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने जो हमको आंदोलन दिया है, तो साथियों ये आंदोलन मानवतावादी आंदोलन है, गैर बराबरी खत्म करने वाला आंदोलन है, समता समानता भाईचारा बंधुत्व आधारित व्यवस्था बनाने वाला आंदोलन है। इसलिए साथियों इस आंदोलन को आपको समझना होगा, क्योंकि आज आप पढ़े लिखे लोग, चाहे वो युवक हो या युवतियां हो या महिलाएं हो पुरुष हो, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं और पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने समाज को जागृत करने का काम करें, उनमें चेतना लाने का काम करें और इस बहुजन समाज के मानवतावादी मूवमेंट को सर्व समाज के लोग आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि साथियों बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने हम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हमें मार्ग देने का काम किया, उन्होंने हमें संदेश देने का काम किया। तथागत बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा था कि अत्य दीपो भव, अपने दीपक आप बनो। इसलिए साथियों तथागत बुद्ध की बात को मानते हुए उनका जो लक्ष्य था कि मैंने आपको मार्ग दिया है, मैं मार्गदाता हूँ लेकिन मुक्तिदाता नहीं हूँ, आपको मार्ग पर चलना होगा। लेकिन साथियों उसके बाद इस देश के अंदर कई संत पैदा हुए, तो संतों के संत कबीर साहब ने कहा वही बात जो तथागत बुद्ध ने कही थी, उन्होंने कहा कर भैया वाला अपनी छाड़ गिरानी आस, यानी दूसरों पर उम्मीद छोड़ो, अपनी बिगड़ी खुद बनाओ, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ। लेकिन साथियों जब हमने बुद्ध की बात को और कबीर साहब की बात से हम
जब उनको नज़रअंदाज किया तो संत रविदास जी हमारे बीच में आए तो उन्होंने हमसे कहा, पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, और पराधीन रैदास को कौन करेगा प्रीत। उन्होंने हमको पराधीन रहना एक पाप की तरह बता दिया कि आप अगर दूसरों से उम्मीद करते हो, दूसरों की तरफ देखते हो और संघर्ष नहीं करते हो और साथियों आगे नहीं बढ़ते हो तो साथियों ये आप पाप करते हो। तो इसलिए उन्होंने कहा पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, और पराधीन रैदास को कौन करेगा प्रीत। इसलिए साथियों हमारे महापुरुषों ने ये हमें रास्ता दिखाने का काम किया है। और संत रविदास जी ने तो ऐसे राजपाट की कल्पना की थी कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संबस हैं, रैदास रहें प्रसन्न। इसलिए साथियों संत रविदास जी ने जो राजपाट की बात की है, क्या किसी एक जाति के लिए बात की है? यानी संत कबीर साहब ने भी जो बात की है वो पूरी मानव जाति को अपने पैरों पे खड़ा होने, कि आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहें, आप निर्भर रहेंगे तो निर्बल हो जाएंगे, और निर्बल रहोगे तो पिछलग्गू हो जाओगे, और पिछलग्गू होगे तो आप गुलाम हो जाओगे। इसलिए आपको आपकी निर्भरता का अंत करने के लिए हमारे बीच में समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया। इसलिए साथियों अगर हमको आगे बढ़ना है, अपनी निर्भरता का अंत करना है, तो आपको अपने आप पर अपने समय दिमाग साधन का उपयोग करके अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आंदोलन को बढ़ाना होगा। तो साथियों इसी तरह जब आपके बीच में इस देश के अंदर जब स्त्री शूद्रों को विद्या नहीं दी जाती थी, स्त्री शूद्रों विद्या न दिए ताम, ऐसे उस समय कानून थे, क्योंकि भारत के अंदर कभी कानून नहीं बने। कानून अगर पहला कभी बना है इस देश के अंदर तो वो पहला कानून 1919 में बना। 1919 में पहला कानून बना, लेकिन साथियों इस देश में पहला कानून जब बना तो साथियों उससे पहले इस देश में कानून नहीं था। 1819 में इस देश के अंदर पहला स्कूल अंग्रेजों ने मिशनरी स्कूल खोला। वो साथियों पहला स्कूल कलकत्ता में खोला, जहां एक तरफ कानून नहीं था कि आप पढ़ लिख सकते थे, वहीं साथियों अंग्रेज गुलाम भारत में पहला स्कूल 1919 में कलकत्ता में खोला गया और दूसरा स्कूल 1924 में बॉम्बे के अंदर खोला गया। ये दो स्कूल पहले खुले, ये किन्ने खोले? ये अंग्रेजों ने खोले, अपने मिशनरियों को लाकर खोले। लेकिन उससे पहले नियम क्या था? स्त्री शूद्रो विद्या न दिए थाम, नारी को कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, शूद्रों को कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस तरह साथियों प्रतिबंध था। लेकिन पहले भारतीय जो व्यक्ति हुए, जो महापुरुष हुए, जिन्होंने इस देश में पहला स्कूल खोला, वो साथियों महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने 1848 में साथियों इस देश के अंदर पहला स्कूल खोला। इससे पहले पूरे भारत के अंदर कोई विद्यालय नहीं था, कोई साथियों प्राथमिक पाठशालाएं नहीं थी। इसलिए उस नियम के विरुद्ध में जब हमारे महापुरुषों ने स्कूल खोलने का काम किया तो उनको कितनी कठिनाई हो, उन्हें कितनी परेशानियां हुई। उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, उनके ऊपर गोबर फेंका गया, उनके ऊपर साथियों तमाम गर्म पानी डाला गया। लेकिन उन्होंने उस सुरक्षा के लिए एक कम्बल ले जाकर कम्बल से ढकते थे, अपने आप को कम्बल से सुरक्षा करके, और वो पढ़ाने का काम करते थे। तो हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगाकर कठिन संघर्ष करके हमको ये रास्ता देने का काम किया है। लेकिन साथियों जो लोग नहीं चाहते हैं कि इस रास्ते पर चलकर आप मानवतावादी जीवन जिएं, ऐसे लोग षड्यंत्र करके हमारे लोगों को भटकाने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे महापुरुष हमें समझाने का काम करते हैं, हमें कन्विंस करते हैं, और वो भटकाने का काम करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। इसलिए इस बात को आपको सोचना है कि कौन हमारा है, कौन मानवतावादी सोच रखता है। इसलिए इस देश के अंदर इस काम को आगे बढ़ाने का काम देश के अंदर महात्मा जो छत्रपति साहू जी महाराज के बाद इस देश के अंदर आपके मध्य प्रदेश में 25 राजा हुए। 25 रियासतों में एक भी ऐसा रियासत का राजा नहीं था जिसने जनता के लिए स्कूल खोले हों। लेकिन अगर कहीं किसी रियासत में किसी ने स्कूल खोला तो कोल्हापुर स्टेट के राजा छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज के थे, उन्होंने साथियों अपने रियासत के अंदर 122 प्राथमिक पाठशालाएं खोलकर जनता को शिक्षित करने का काम किया। और साथियों जब महात्मा ज्योतिराव फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्ष के कारण 1819 में पहला कानून बना, और साथियों 1848 से ये जो संघर्ष चला और 1819 तक, साथियों 1920 तक 22 तक छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया। इसका परिणाम हुआ 1919 में पहला कानून बना। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने
इस देश के अंदर हमारे सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए कानून बनाने का काम किया। उन्होंने भी वही बात कही थी। उन्होंने 1927 में कहा, ए दलित शोषित समाज के लोगों, तुम अगर मान सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो। इसलिए साथियों, जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा करने की बात की है। लेकिन साथियों, हम लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें डराते हैं, तुम्हें धमकाते हैं, तुम्हें लालच देते हैं, तुम्हारा वोट लूटते हैं, तुम्हारा वोट चोरी करते हैं, तुम्हारा वोट खरीदते हैं। और साथियों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इस देश का मालिक बनने के लिए आपके हाथ में जो वोट की ताकत दी है, और वो वोट की ताकत यूज करके आप इस देश के मालिक बन सकते हो। लेकिन साथियों, इस देश के सर समाज के गरीब, किसान, मजदूर, SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज के लोगों ने साथियों, इस देश के जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके हमें झूठे वादे और खोखले नारे देकर और साथियों हमें शिकार बनाने का काम किया है, सिर्फ हमारा वोट लेने का काम किया है। लेकिन साथियों, हमारे नेता की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम साथियों, जब मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो बहुजन समाज पार्टी बनाकर इस देश के अंदर हमें मालिक बनाने का रास्ता दिया कि इस देश के अंदर आपकी सत्ता में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय सभी समाज के लोग। जब आदरणीय बहन जी सरकार में मुख्यमंत्री बनती हैं तो एक ब्राह्मण का बेटा, एक बनिया का बेटा, एक ठाकुर का बेटा भी कैबिनेट में शपथ लेता है, एक पिछड़े का भी बेटा लेता है, SC के भी लेते हैं। तो हमारी नेता की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लोग हमारे लोगों को गुमराह करके, हमारे बीच का भाईचारा तोड़कर और हमें गुमराह करके हमारे वोट को तो हासिल करते हैं। लेकिन हमारे साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चलती है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, लेकिन अन्य प्रदेशों में इस तरह से साथियों, चाहे उत्तर प्रदेश में भी बने, अगर जिनकी सरकारें बनती हैं उनकी नीयत ठीक नहीं होती है। ये बीजेपी कांग्रेस के लोग हमें बांटना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है, आज अभी लाडली बहना योजना चलाई है। लाडली बहना योजना चलाकर आज 1000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है। उनको पता है कि आधी आबादी महिलाओं की है, अगर हमको वोट लेना है तो हम इनको लालच देकर इनका वोट हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान 1000 रुपये बांटकर वोट लेने की अपनी लालच में वोट लेने के लिए 1000 दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ जी आए, उन्होंने कहा भाई हमारी सरकार बना दो, हम तुम्हें 1500 रुपये देंगे, हम तुम्हें 1500 देंगे। तो बीजेपी कांग्रेस का आपस में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन साथियों, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, अगर कमलनाथ जी ये योजना लागू करना चाहते हैं तो उन्होंने राजस्थान में 1500 रुपये क्यों नहीं देते हैं। इसलिए साथियों, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों कंपटीशन करते हैं, एक तरफ साथियों बीजेपी कांग्रेस की सरकार अन्याय अत्याचार में, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, और साथियों अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर के बीच उनका भाईचारा तोड़कर और साथियों उनके बीच भाईचारा तोड़कर उनके वोटों का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन आपको ये समझना है कि राजस्थान में कितना अन्य अत्याचार हो रहा है, उधर मध्य प्रदेश में कितना अन्य अत्याचार हो रहा है, चाहे SC ST के लोग हों, इसी तरह साथियों चाहे गुजरात हो, साथियों प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, वहाँ भी आदमी चश्मा पहन ले, अच्छे कपड़े पहन ले तो साथियों उसको घर से बाहर निकाल कर उसकी पिटाई की जाती है। उसकी अगर माँ आ जाए तो साथियों माँ को भी नहीं छोड़ा जाता है। इस तरह की घटना पूरे देश के अंदर हो रही है। लेकिन साथियों, ये घटनाओं का अगर अंत करना है तो साथियों हमको बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन चलाया है, अगर आपने मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया तो साथियों मध्य प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश की तरह सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, चाहे अन्य अत्याचार हो, चाहे विकास के कार्य हों, वो बड़ी तेजी से होंगे। लेकिन साथियों, इस देश के अंदर तो चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, आदिवासी हों, एक समय अभी तमाम घटनाएं हुई हैं। अभी आदिवासी के सिर के ऊपर पेशाब की गई, ये तो साथियों एक घटना है। लेकिन इस तरह की देश के अंदर 2 घटनाएं हुई हैं। एक 1922 अभी 2022 में नवंबर के महीने में हवाई जहाज में चलते हुए साथियों बिजनेस क्लास में कोई छोटे मोटे आदमी सफ़र नहीं करते हैं। लेकिन साथियों एक शंकर मिश्रा व्यक्ति ने एक अपनी सहयात्री महिला के ऊपर पेशाब करने का काम किया।
ये साथियों एक हवाई जहाज में भी महिला के ऊपर पेशाब की और साथियों ज़मीन पर एक आदिवासी के ऊपर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब की। ये आपको समझना है ये कौन सी मानसिकता है। इस तरह की मानसिकता के लोग देश का भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, भाईचारे आपस में लड़ाना चाहते हैं और लड़ा कर। लेकिन साथियों जब तक आप लोग बहुजन समाज के लोग जिस तरह से साथियों इस देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश के अंदर जो खेल खेल रहे हैं, 15 साल कांग्रेस ने राज किया और 15 साल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वो उसने 18 साल शासन कर लिया। अब लोग बाग फैला रहे हैं पूरे कांग्रेस के लोग कि भाई संविधान बचाओ और साथियों भाजपा हटाओ। इस षड्यंत्र में करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि संविधान बचाओ और भाजपा हटाओ। तो किसको वोट दो? साथियों कांग्रेस लोग अपने तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। लेकिन साथियों जो हमारे पढ़े लिखे लोग गुमराह हैं उनको ये सोचना चाहिए कि साथियों 15 साल कांग्रेस ने राज किया था, आपने पिछली कांग्रेस को 15 साल पहले क्यों हटाया था? क्योंकि उसकी कांग्रेस में भी आपको न्याय नहीं मिला था, आपको सम्मान नहीं मिला था, आपको आपके अधिकार नहीं मिले थे, इसलिए आपने हटाया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी आपको न्याय नहीं मिला। सही थी ना आवाज़? क्या दिक्कत थी? सही चल रहा था ना, गला पकड़ रहा था? हेलो के अंदर इस तरह से हमारे वोटों को खरीदने का षड्यंत्र किया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी निर्भरता का अंत करने के लिए अगर आपने अपने महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में उतारा तो साथियों जो काम 75 सालों की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कांग्रेस खड़े हैं वो कृपया अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। आपने इतना समय दिया और 1 घंटा आपका लगेगा। आप शालीनता के साथ और पीछे भी आवाज़ चेक कर लें भाई, आगे उधर पीछे आवाज़ जा रही है कि नहीं, इस आवाज़ को चेक कर लें। आवाज़ नहीं जा रही है अब उधर पीछे, पहले जा रही थी। माइक सही कर लें भाई, पीछे वाली आवाज़ आ रही क्या? कुछ लोग कह रहे नहीं आ रही, कुछ लोग कह रहे आ रही। तो मैं अपनी बात 4 लाइनें कह के यहीं ख़त्म करूँगा, क्योंकि साथियों जब तक हम लोग अपने अपने गांव में अपने अपनी विधानसभा के प्रत्येक बूथ तक नहीं पहुंचते हैं और सर्व समाज के बीच भाईचारा नहीं बनाते हैं तो साथियों हम परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब साथियों हमको दिन रात मेहनत करके और लोगों के बीच जाकर अपनी विचारधारा को बताने का काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार चली वो हमारी नेता की नीयत को और हमारी नीतियों को आपको जन जन तक पहुंचाना होगा। तो मैं 4 लाइनें कह के एक आपके अंदर ऊर्जा भरने विश्वास के लिए कि जब चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय भीम, जय भारत, जय। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को
राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही आज के इस युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे बीच में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर मुकेश अहिरवार जी, प्रदेश के अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी, निवाड़ी से चल के आए हमारे बीच में अवधेश प्रताप सिंह राठौर जी, साथ ही यहाँ पे समस्त जिला कमेटी के पदाधिकारीगण, तमाम विधानसभाओं से आए हुए तमाम मेरे विधानसभा के पदाधिकारीगणों और मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और साथियों, आज की जो मीटिंग और आज की इस मीटिंग ने आपने साबित कर दिया कि आने वाले 2023 में वाकई नीला सैलाब छतरपुर से भोपाल जाने वाला है और ये नीला सैलाब 2023 में और 2024 में अपने संविधान को बचाने की भी जंग लड़ने वाला है। आज जो आप सभी को बीच में मैं मीटिंग करने के लिए आया हूं, बात करने के लिए आया हूं, इसमें तमाम मेरे सामने युवा बैठे हुए, तो युवाओं की बात जाननी जरूरी है कि उनकी असली पार्टी कौन है। अगर ये बात आप जानेंगे नहीं तो आप भटकते रहेंगे और कोई भी आदमी आपको नीला झंडा दिखा करके जय भीम बोल करके भगाने का काम करेगा, लेकिन सारे नीले झंडे और सारे जय भीम वाले लोग बहुजन समाज के हित में काम नहीं करते, बात आप सभी लोग जानते भी। अगर ये नीले झंडे वाले और जय भीम करने वाले लोग, सारे लोग इस बहुजन समाज के हित में काम करने वाले होते तो मान्यवर श्री कांसीराम साहब को 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी नहीं बनानी पड़ती। ऐसा नहीं है कि जय भीम बोलने वाले उस वक्त भी लोग नहीं थे, जय भीम बोलने वाले उस वक्त भी लोग थे, नीला झंडा लेकर चलने वाले उस वक्त भी लोग थे, लेकिन उसके बाद भी मान्यवर श्री कांसीराम साहब को लग गया था कि अगर इस देश के अंदर बाबा साहब के सपनों को अगर पूरा करना है तो हमें हर हालत में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो इस देश के अंदर दबे कुचले वंचित समाज की आवाज़ बने और इस वंचित समाज के लोगों को इस देश के अंदर हक अधिकार दिलाए और बाबा साहब के संविधान को लागू कर सके। और ये बात बाबा साहब भी जानते थे कि हम जो अधिकार बना करके अपने बच्चों को दे करके जा रहे हैं, इनको जो हमने आज़ादी दे रखी है, इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार दे रखा है, ये अधिकार लंबे समय तक तभी चलेंगे जब इनके हाथों में राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक पावर हाथों में आने वाली होगी। अगर ये राजनीतिक पावर इनके हाथों में नहीं होगी तो लंबे समय तक इस देश के अंदर जो मैंने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करके जो कुछ भी मैंने इनको दिया है वो सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में रहते रहते तमाम तरह के राजनीतिक प्रयास किए कि राजनीतिक रूप से हमें अपने पैरों में खड़ा कर सकें। और इसके लिए बाबा साहब ने श्री कास्ट फेडरेशन बनाया, DCF बनाई, इंडियन लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, तमाम तरह के राजनीतिक संगठन भी बनाए, तमाम तरह के सामाजिक संगठन भी बनाए और उनका मकसद एक ही था कि हर हालत के अंदर मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक तौर से मजबूत कर सकूं। और ये बाबा साहब की इच्छा थी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों ने अगर इस देश के अंदर राजनीति सीखी है तो ये देन बहुजन समाज पार्टी की है साथियों। इसके अलावा अगर मैं कहूं 1984 के पहले अगर आप जाएं तो मेरी समझ से यहाँ बैठे हुए किसी भी लोग के घर में, किसी के घर में कोई नेता नहीं पैदा होता था। ये मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? किसी ने सोचा था कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और इस देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए? किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनाई
मानवर श्री कांसीराम साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और उनके साथ में आदरणीय बहन जी ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। 21 साल की उम्र में बहन जी ने अपने घर बार को छोड़ दिया और घर बार को छोड़ करके एकमात्र काम में लग गई, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है और मेरे बहुजन समाज को इनको अपने पैरों पे खड़ा करके इनको हुक्मरान बनाना है। इस बात पे आदरणीय बहन जी ने पूरा जीवन लगा दिया और 21 साल की उम्र में घर बार को छोड़ दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि जब बहन जी ने घर बार छोड़ दिया तो घर वालों भी बहन जी ने रोकने का प्रयास किया कि आप अगर घर में रहना है तो पार्टी का काम नहीं करना है, अगर आप पार्टी का काम करना चाहती हैं तो आपको घर न छोड़ना पड़ेगा। तो माननीय बहन जी ने तुरंत डिसीजन लिया कि मेरा समाज और मेरी पार्टी है, मैं इस पार्टी के जरिए मैं अपने समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहती हूँ। आज से मेरा घर, मेरा ये बहुजन समाज होगा और मैं आज से घर छोड़ देती हूँ। और माननीय बहन जी ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद बहन जी ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, शादी भी नहीं की, इसलिए कि मेरा बहुजन समाज के लिए काम करना है, जीवन भर काम करना है, परिवार में नहीं फंसना है और उस काम को आगे बढ़ाती रही। और ऐसे नहीं है, आज भी इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के एक हक है, हनक है, ताकत है। अगर इस देश के अंदर हम सत्ता में नहीं है, किसी प्रदेश के अंदर सत्ता में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की आवाज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गूंजने का काम करते साथी। अगर बहन जी का कोई मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगर बहन जी का कोई ट्वीट आता है तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना पड़ता है और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी सोचना पड़ता है कि बहन जी ने कोई बात कही है उसको संज्ञान में लेना चाहिए साथियों। और ऐसे नहीं है, आज ये ताकत आदरणीय बहन जी की बनी है तो ये ताकत आज ऐसे नहीं बनी है, इसके पीछे लंबा जीवन का संघर्ष उनके साथ में साथियों है, तब जा करके इस ताकत बनी है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश के अंदर हम बाबा साहब के संविधान को बचाएं और बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू करें। अभी हमारे बीच में व्यवस्थागण बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी आदिवासी के सर पे पेशाब की गई। कोई आदिवासी बैठा है कि नहीं बैठा है? कोई आदिवासी शायद नहीं बैठा, बैठे पीछे। आदिवासी के सर पे पेशाब की गई। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है कि आपके सर पे कोई पेशाब कर दे, छोटी मोटी घटना नहीं है। और वो कौन है? और वो कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसने आदिवासी के सर पे पेशाब कर दी। सर, अरे इस देश को आजाद हुए 1950 में, देश आजाद 26 जनवरी 1947 को देश आजाद हुआ और 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और उसके बाद इस देश में संविधान लागू हो गया और जिस संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया, इस देश में रिजर्वेशन का हक दिया, नौकरी का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मान सम्मान का अधिकार दिया, लेकिन उस संविधान के होने के बावजूद भी आज आदिवासी के सर पे पेशाब की जाती है, आदिवासी के सर पे पेशाब की जाती है। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे दोषी अगर कोई है तो इस देश में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस और बीजेपी के लोग साथी हैं। अगर एक कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब के संविधान को लागू कर दिया होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक आदिवासी के सर पे कोई पेशाब कर देता साथी, किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन बात तो यही है कि देश में लंबे अरसे तक देश में कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने भी कोई काम नहीं किया। आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर दलितों की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है, गरीबों के बच्चों के साथ बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है, युवाओं का मर्डर होता है। मैं कई घटनाओं में गया, अभी 4 दिन पहले मैं एक घटना में गया, करौली की घटना में गया, बच्ची का बलात्कार हुआ, उसको गोली मार दी और उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया, उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया और शरीर को, बॉडी को उठा के कुएं में फेंक दिया। और कौन गया?
वहां बहुजन समाज पार्टी के सिपाही वहां संघर्ष करने के लिए पहुंचे और उसको न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। उसको पानी दो भैया, आपका माइक बहुत अच्छा है। एक माइक तो बुक कर लेते तुम लोग। इसलिए मैंने कहा कि तमाम पार्टियां आज बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने में लगी। तमाम तरह के प्रयास हुए कि बहुजन समाज पार्टी खत्म की जाए, तमाम तरह के प्रयास हुए बीएसपी को कमजोर किया जाए, लेकिन आज भी बीएसपी कमजोर नहीं। आज भी बीएसपी का नीला झंडा हाथी निशान पूरे देश में पूरी ताकत के साथ में आपको दिखाई पड़ता है। आज भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई पड़ते हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी बाद में मिशन और मूवमेंट पहले। तमाम मेरे साथी बैठे हुए, मैंने क्यों कहा ये कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है और मिशन और मूवमेंट पहले। और मिशन मूवमेंट क्या है? मिशन मूवमेंट यह है कि इस देश के अंदर जो हमारे महापुरुष रहे, चाहे वो महात्मा फूले, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चाहे संत रविदास, संत कबीर, इन सभी लोगों की महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी कोई अगर है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मैंने कहा ये मिशन मूवमेंट है। और बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य क्या है? बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य एकमात्र है कि इस देश में बाबा साहब के संविधान को 100% लागू कर देना। ये बड़ी बात मैंने बोली। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य इस देश में सामाजिक परिवर्तन करना और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाना इस देश में के अंदर बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। ये सामाजिक परिवर्तन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सामाजिक परिवर्तन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आर्थिक मुक्ति का आंदोलन भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सारी पार्टियां अगर घबराती हैं तो इन्हीं दो बातों से घबराती हैं, ये सारी पार्टियां। और जो संविधान में बाबा साहब ने लिखा, अगर संविधान की अगर मैं बात करूं तो संविधान के अंदर भी ये दोनों बातें लिखी हुई। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान के अंदर जो पहला पन्ना होता है उसे बोलते हैं प्रस्तावना और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रियम्बल। और उस संविधान के अंदर बाबा साहब ने प्रियम्बल में लिखा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करी। बाबा साहब ने न्याय की बात करी। और बाबा साहब ने न्याय की बात करी तो बाबा साहब ने कहा 3 तरह के न्याय हमको चाहिए। पहला न्याय राजनीतिक न्याय, दूसरा न्याय सामाजिक और तीसरा आर्थिक। 3 तरह के न्यायों की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में करी। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने आखिरी भाषण दिया तो उन्होंने इस बात को दोहराया भी कि हम लोग विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर आने वाली सरकारों से, मैं शॉर्टकट में कह रहा हूं, आने वाली सरकारों से मेरा अनुरोध है कि प्रियम्बल में लिखी बातों को जल्द से जल्द लागू की जाए। ये मैंने बात शॉर्टकट में करी। और ये भी कहा मैंने आज इस देश के अंदर दबे कुचले गरीबों पिछड़ों के बच्चों को इस देश के अंदर राजनीतिक न्याय दे दिया, लेकिन सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय देना भी बाकी है। ये बात कब कही गई? 1950 के अंदर। लेकिन 1950 से लेकर 2023 हो गई, इस देश के अंदर लंबे अरसे तक कांग्रेस, लंबे अरसे तक बीजेपी ने राज किया, लेकिन इन लोगों ने बाबा साहब के संविधान में लिखी बातों को लागू नहीं किया, बिल्कुल नहीं लागू किया। और बाबा साहब ने कहा मैंने अपने जीते जी मैंने अपने बच्चों को इस देश के अंदर राजनीतिक न्याय दे दिया। माने कि 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, माने आपका जो वोट है उस वोट की कीमत अदानी के वोट के बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? माने कि आपका वोट अदानी के वोट के बराबर है। आप पैसे में उसके बराबर नहीं है, आप सामाजिक स्थान में उसके बराबर नहीं है, आर्थिक रूप से बराबर नहीं है,
लेकिन राजनीतिक रूप से हम उसके बराबर हैं। माने कि आपका वोट इस देश का सबसे रईस आदमी अदानी है, तो उस रईस आदमी के बराबर हमारा वोट की वैल्यू है कि नहीं है? तो यही बात बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि सामाजिक रूप से मेरे लोग और आर्थिक रूप से मेरे लोग बराबर हो जाएं, और इसके लिए बाबा साहब ने आने वाली सरकारों से अनुरोध भी किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिन सरकारों ने इस देश में लंबे अरसे तक राज किया, उन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया। अगर लागू किया होता तो इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की बात या आर्थिक मुक्ति की बात हमें नहीं करनी पड़ती, बीएसपी को नहीं करनी पड़ती। बाबा साहब की उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण 14 अप्रैल 1983 को माननीय श्री कांसी राम साहब ने कर दिया। और आज इस बीएसपी को कमजोर करने के लिए तमाम लोग हैं वो सोचते हैं बीएसपी को कमजोर कर दिया जाए। दुश्मन हर बार हम पे हमला करता है, लेकिन बीएसपी का बाल बांका कभी नहीं कर पाता। और ये नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे कई बार पहले जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष कर रहे थे, तो उस वक्त भी बाबा साहब को रोकने के लिए तमाम नेता कांग्रेस ने पैदा कर दिए थे। तमाम नेताओं को कांग्रेस ने पैदा कर दिया, उनको गृह मंत्री बनाया, किसी को डिप्टी सीएम पीएम बनाया, सब कुछ उसने किया, लेकिन बाबा साहब का बाल बांका भी नहीं कर पाए। और बाबा साहब की छवि पूरे देश में बढ़ती चली गई साथियों। और आज भी जो विरोधी पार्टियां जितना भी कोशिश कर ले कि हम बीएसपी को कमजोर कर देंगे, तो उनसे कहना चाहता हूं, आप छतरपुर की इस मीटिंग में आकर के देख लो, तुम्हारे मंसूबे फेल नजर आते हैं। यहां बीएसपी और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये माइक थोड़ा गड़बड़ है, लंबा नहीं बोल पाऊंगा, आवाज खिंच रही है, लंबी खिंच रही है। आप लोग भाई पहले से आते हो, माइक चेक कर लिया करो। मेरा तो इच्छा थी 1 घंटा 1.5 घंटा बोलेंगे, लेकिन माइक आवाज खींच रहा पूरी तरह से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला 2023, ये 2023 हमारे लिए अहम होगा, और 2024 भी हमारे लिए अहम होगा। ये 2023 और 2024 ये हमारे संविधान को बचाने की जंग होने वाली, ये सत्ता का महासंग्राम होने वाला है। और 2023 इसका सेमीफाइनल और 2024 का फाइनल होने वाला। केंद्र में बैठी सरकार हमारे संविधान पे हमला करती है, और धीरे धीरे हमारे संवैधानिक अधिकारों को उसने खत्म कर दिया। हमारे रिजर्वेशन को खत्म कर रही है, हमारी शिक्षा के अधिकार को खत्म कर रही है। तो हर हालत में हमको दोबारा इस देश में गुलाम बनाने के प्रयास में लगी हुई है। और यही नहीं, केंद्र में बैठी सरकार के कई मंत्रियों ने बोला है कि हम जल्द से जल्द संविधान को बदलेंगे और नया संविधान लागू करके आएंगे। तो उनकी अगर ये मंशा है, तो ये मंशा बड़ी खतरनाक है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के माननीय श्री कांसी राम साहब ने आज नहीं, जब वो थे तो उन्होंने अमरोहा की रैली में एलान कर दिया था कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान। और आज भी मैं कहता हूं कि उस माननीय कांसी राम साहब की उन बातों पर आज भी बहुजन समाज पार्टी अडिग है। और केंद्र की सरकार से बोलना चाहता हूं, अगर आपने कोई ऐसे मंसूबे पाल रखे हैं तो उन मंसूबों को निकाल दीजिए। और बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही गोली खाने को तैयार है, लेकिन अपने संविधान पे आंच आने नहीं देने वाला। और इसीलिए मैंने कहा कि 2023 इसलिए अहम हमारे लिए है कि 2024 में इस देश में केंद्र का चुनाव होने वाला। 2024 में इस देश में प्रधानमंत्री बनेगा, और 2024 में प्रधानमंत्री वही बनेगा जो 2023 की जंग को जीत के दिल्ली की तरफ बढ़ जाएगा। और 2023 हमारे लिए अहम है। आज पूरे देश के अंदर ये चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी इन चारों प्रदेशों में बड़ी ताकत बन करके उभरने वाली है। और यही नहीं, यहां की मीडिया ने भी बोला है कि आने वाले 2023 के चुनाव में सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथों में आने वाली है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो लोग बोल रहे हैं। उन्होंने साफ इस बात को भांप लिया कि इस बार बीएसपी कोई बड़ा कारनामा मध्य प्रदेश में करने वाली साथी। और इसके लिए हमने प्रयास भी किए हैं, कई प्रयास हमने किए। साइकिल यात्रा निकाली,
गांव-गांव यात्रा निकाली। अभी अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन राज अधिकार यात्रा 75 दिनों तक पूरे प्रदेश के अंदर चलाई। गांव-गांव गए वो, पूरी भरी दोपहरी में, भयंकर गर्मी में, अप्रैल मई जून की जो गर्मी थी, उस गर्मी के अंदर रथ लेकर के पूरे गांव-गांव में जाने का काम किया साथी। गांव-गांव में गए, लोगों के अंदर मिलने का प्रयास किया, लोगों को समझाया भी है और लोगों ने संकल्प लिया है कि 2023 में हम अपना वोट किसी को नहीं देंगे, अपनी पार्टी हाथी का चुनाव निशान बीएसपी को देंगे सर। ये गांव-गांव से लहर आई है, गांव-गांव से लोगों ने जागे हैं और इस बार उन लोगों ने कसम खाई है कि हम, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश रिजल्ट नहीं आया, तो उत्तर प्रदेश का बदला हम मध्य प्रदेश से लेने वाले भी सर। मध्य प्रदेश से लेकर के रहेंगे और मध्य प्रदेश में बीएसपी को ताकतवर बना करके सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेने का भी काम करेंगे। बिना बीएसपी के भोपाल की विधानसभा का ताला इस बार नहीं खुलने वाला, ये सभी लोग जान चुके हैं, पूरे देश के लोग जान चुके हैं साथियों। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि 2024 में आपकी बहन जिस देश की प्रधानमंत्री बने, चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने? ये मेरी बात नहीं है, ये आप सबके दिल की बात है कि नहीं, ये बताइए मुझे। ये आप सभी लोग दिल से चाहते हैं कि काश मेरी बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए कि नहीं बन जाए? लेकिन क्या हो रहा है, कांग्रेस बहन जी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहती। वो डरी हुई है कि अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो ये लोग जो मेरे घरों में झाड़ू लगाते हैं, मेरा घर में साफ कराई करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, ये राजा बन जाएंगे। कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस ने 2008 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग आपस में मिल गए थे और 2008 में तमाम पार्टियों ने बहन जी के नाम का अनुमोदन कर दिया था कि हम कल बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी रात में आपस में मिल गई और सुबह पार्लियामेंट के अंदर नोटों के बंडल दिखाए गए, नोटों को बंडल दिखा दिए गए और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया। और आज भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि बहन जी प्रधानमंत्री बन जाए। उनको डर है कि इस देश में जो दलित, आदिवासी, गरीब गुरबा है, इनके घर से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अगर ये लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में रहना शुरू कर देंगे सर। इसीलिए हमें रोकने का प्रयास होता है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, बीजेपी से भी कहना चाहता हूं, न तुम बाबा साहब को रोक पाए थे और न आज तुम बहन जी को रोक पाओगे। तुम बाबा साहब को रोक नहीं पाए थे, ना आज बहन जी को रोक पाओगे। और आज मेरा बहुजन समाज ये मन में ठान चुका है कि 2024 में इस बार अपनी बहन जी को गद्दी पर दिल्ली के बैठा करके रहेंगे साथियों। और इसके लिए 2023 की जंग हमें जीतना जरूरी है। अगर ये 2023 का सत्ता का संग्राम अगर जीत गए तो 2024 में कोई हमें रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं तमाम मेरे साथी बैठे हुए, युवा साथी बैठे हुए हैं, भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी नीला झंडा, हाथी निशान जब तक उसके पास ना हो, जब तक हाथी निशान उसके पास ना हो, तब तक मान लेना कोई ये बहरूपी आया हुआ है। क्या है? बहरूपी आया हुआ। और जब नीला झंडा, हाथी निशान आपके घर के सामने से निकल जाए तो मान लेना कांसीराम साहब का संदेशा मेरे घर के सामने आ गया। मान लेना कि कांसीराम साहब का संदेशा मेरे घर से सामने से आ गया है। और 2023 में न साइकिल होगी और न पंजा होगा, न ये फूल होगा, सिर्फ हाथी का बटन दबेगा साथियों। और इसके लिए भी दुश्मन बड़ा होशियार है। वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगा, तमाम तरह तरह की बातें करेगा। क्या करेगा? कहीं आपको दारू की बोतल बांटेगा। होता है कि नहीं होता है? जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रईस लोग दारू की बोतलें लेके आते हैं, मुर्गा खिलाते हैं। आइए हिरवार जी, आइए चौधरी जी, अरे बैठो बैठो भाई, कुर्सी खाली करो, सब कुछ करेंगे। दारू की बोतल भी देंगे,
मुर्गा मटन चिकन भी खिलाएंगे, 500 रुपया जेब में धर देंगे और कहेंगे भैया कल परसों चुनाव होने वाला है देख लेना। लेकिन गलती नहीं करना, ये गलती 75 सालों से करते चले आ रहे हो, ये गलती खत्म कर देना। इस बार हाथी के बटन को दबा देना और कह देना कि हम 500 रुपए में अपने वोटों को बेचने वाले नहीं हैं। इस बार मध्य प्रदेश का राजपाट अपने हाथों में लेने की तैयारी कर चुके हैं साथियों। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं गलती से घर में कोई आपके चिकन मटन दे के जाए तो उस चिकन मटन को बाहर फेंक देना और कह देना नहीं, इस बार सिर्फ हाथी, इस बार सिर्फ हाथी को वोट देंगे, आपके चिकन मटन को वोट नहीं देने वाले। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि छतरपुर में इस बार हम कई विधायक बना करके भोपाल भेजने वाले हैं साथियों, कई विधायक भोपाल भेजने वाले हैं। लेकिन इसके लिए दुश्मन और भी काम करेगा। दुश्मन दूसरा काम यह करेगा, जब देखेगा कि आप अपना वोट बेच नहीं रहे हो, आप अपना वोट नहीं बेच रहे हो, तो आपके बीच में बहरूपीय भेजने का काम करेगा। बहरूपीय कौन से? एक जंगल की मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। एक जंगल में एक मदारी था और मदारी के पास एक पालतू तीतर था। जानते नहीं जानते तीतर को? जानते हैं? तो एक मदारी के पास पालतू तीतर था और मदारी अपने पालतू तीतर को डेली काजू बादाम खिलाए। और जब जंगल में गया तो उसने अपने तीतर को निकाल के छोड़ दिया और तीतर वहां पर आवाज निकालनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि आवाज निकाली तो जो बिलों के अंदर जंगल में तीतर बैठे हुए थे तो उनको लगा कोई शहरी भाई हमारा आया, कोई बहुत रईस आदमी आया है हमारा तीतर भाई, बड़ा गोरा गोरा मोटी मोटी आवाज से बोल रहा, अंग्रेजी बोल रहा है। तो भाई अगर आप भी काजू बादाम डेली खाओ, संतरे डेली खाओ, आप भी अच्छे घरों में रहो तो क्या हो जाओगे? तो आप भी गोरे गारे हो जाओगे। होगे नहीं होगे? होगे कि नहीं होगे? तो वही हाल तीतर का था। वो डेली काजू बादाम संतरे मुनिक्का खा करके वो मोटा हो गया, खूब गोरा चिट्टा हो गया, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। जब जंगल में गया तो उसने अंग्रेजी बोला, भाइयों आ जाओ, ब्रदर आ जाओ, आओ प्लीज कम कम कम। सारे तीतर अपने बिलों से निकल के आ गए, कहा कोई शहरी बाबू आया, देखो क्या कह रहा है। सारे तीतर जब उस तीतर के पास पहुंचे तो देखा वहां पर मदारी आ गया। तीतर तो भाग नहीं पाए। जब तीतर तो वहां पर मदारी ने पहले जाल बिछा दिया था, मदारी ने जाल बिछा दिया, अपने तीतर को बैठा दिया और जंगली तीतर आकर उस जाल में सारे के सारे फंस गए। मदारी आया, अपने तीतर को उठाया, उसको काजू बादाम खिलाया, अपने झोले में रख लिया उसको, और जंगली तीतरों को पकड़ के वहीं काट कूट के उसने बनाकर सब्जी खूब आराम से खाई। तो ऐसे पालतू तीतर भी आएंगे, पालतू तीतर चुनाव में आएंगे। वो कहेंगे मैं अहिरवार समाज का अध्यक्ष हूं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? कोई कहेगा मैं साकेत समाज का अध्यक्ष हूं, कोई बोलेगा मैं जाटो समाज का अध्यक्ष हूं, तो कोई बोलेगा मैं तुम्हारा मामा हूं, कोई बोलेगा मैं तेरा फूफा हूं, कोई बोलेगा मैं तेरा चाचा हूं, कोई बोलेगा तेरा नानी हूं, कोई नाना बोलेगा। तो इस तरह के बहरूपिया आएंगे आपके बीच में और आपको बहकाने का काम करेंगे। अरे भाई बीएसपी तो कमजोर है, कहेंगे नहीं कहेंगे? बीएसपी तो कमजोर है, बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट कर दो। ये बातें वो फैलाने काम भी करेंगे और उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो पढ़े लिखे गुलाम हैं, जिनको बाबा साहब ने कहा था जिनकी वजह से मेरा मिशन मूवमेंट पीछे रह गया, वो आज भी जिंदा है। वो आज भी ऐसे लोग पढ़े लिखे लोग जिंदा हैं जो बाबा साहब के अगेंस्ट में काम करते हैं, उनकी विचारधारा के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो वो लोग आपके बीच में आएंगे और बोलेंगे कि भाई बीएसपी कमजोर है, बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट कर दो। जिनकी अम्मा कांग्रेस है वो लोग ऐसी बात बोलने का काम करेंगे साथियों। हमारी मदर कांग्रेस नहीं है, हमारा जो कुछ भी है तो मेरी बहुजन समाज पार्टी है और जो कुछ भी है वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। तो वैसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है। अगर आप क्या कमजोर हैं? अगर आप कमजोर हैं तो बीएसपी कमजोर है, अगर आप मजबूत हैं तो बीएसपी मजबूत है साथियों। तो मुझे बताइए कि आप मजबूत हैं कि कमजोर हैं? कितने लोग मजबूत हैं? आवाज आनी चाहिए, बीएसपी जिंदाबाद,
तो इसके मतलब बीएसपी कमजोर कमजोर। तो उनको बता देना कि भाई इस बार तुम्हारा जाल नहीं चलने वाला। इस बार हम बाबा साहब की कसम खा करके हाथी का चुनाव जिताने वाले हैं और हाथी का बटन दबाने वाले हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब लगे गुलामी का दौर खत्म नहीं होने वाला। जो महापुरुषों की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होने वाली। इसलिए महापुरुषों की अगर इच्छा पूरी करनी है तो बीएसपी को इस बार ताकत में लाना है। और बीएसपी अगर आप 2023 में ताकत में लेकर के आएंगे तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, नीला झंडा दिल्ली की गद्दी पर लहराएगा साथियों। इसलिए मैं आप सबसे बार बार ये अनुरोध करता हूं कि जो भी मेरे युवा साथी आए हुए हैं, युवाओं को भटकने की जरूरत नहीं है। आप काम कहीं भी करो, उससे मुझे मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए और आपकी राजनीतिक पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी होनी चाहिए। अगर आपकी ये पार्टी अपनी है तो इसके लिए आज से ही आप लोग, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि 4 महीने में कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? 4 महीने में कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। अक्टूबर में या सितंबर के आखिरी में आपका आचार संहिता लागू हो जाएगी और आचार संहिता लागू होते ही जो भी नौकरियों की प्रक्रिया होगी वो चुनाव तक की रोक दी जाएगी। रुक जाएगी। सारे काम चुनाव तक के रोक दिए जाएंगे। और कौन से काम होंगे? सिर्फ राजनीतिक काम किए जाएंगे। तो इसलिए मेरे तमाम नौजवान साथी बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को भी जरूरत है कि आज नीले झंडे हाथ से निशान को ताकत देने की। अगले 4 महीने तक मेरा नौजवान साथी गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी जाएगा, घर-घर जाएगा और बाबा साहब की अलग को जगाने का काम करके रहेगा और सिखाएगा कि 2023 में ताकत लेके आनी है। 2023 में इतनी ताकत लेके आनी है कि बिना बीएसपी की सरकार वहां पर ना बनने पाए। और जिस दिन हम सत्ता में आ गए उसी दिन 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे प्रदेश के अंदर। और ये जो दुकानें खोल रखी है मुख्यमंत्री जी ने व्यापम की, खुली नहीं खुली है, उनका विधायक है, उनके विधायक के स्कूल में सेंटर पड़ता है और उनके सेंटर में सारे लोग पास हो जाते हैं। माने जो दुकानें खोल रखी व्यापम की, ये जितने व्यापम वाले हैं बीएसपी के आते ही कहां जाएंगे पता नहीं, कहां गायब हो जाएंगे। एक भी व्यापम नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये सब प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे, दूसरे प्रदेश में पहुंच जाएंगे और 10 लाख नौकरियों की भर्ती हम कराएंगे। आदरणीय बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी तो करीब 50 लाख नौकरी 4 बार की सरकार में देने का काम किया। 4 बार के सरकार में 50 लाख नौकरी देने का काम किया। और यही नहीं, जब आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो 4.5 लाख लोगों को 2 से 3 एकड़ जमीनों के पट्टे भी देने का काम किया था। और बहन जी का जो नारा था मानवर साहब का कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, तो वो नारा भी यहां भी पूरा करेंगे। और बड़े बड़े भूमाफियाओं ने जो कब्जा कर रखा है उनकी जमीनों को लेकर के गरीबों में बांटने का भी काम इसी प्रदेश में भी करेंगे सर, इसी प्रदेश में करेंगे। क्योंकि हम अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते, कोई सिद्धांतों समझौता नहीं करते हैं। इस प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए द्वार भी खोलेंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हजार इंटर कॉलेज खोल दिए, सैकड़ों डिग्री कॉलेज खोल दिए, 5 यूनिवर्सिटी खोल दी और पूरी पढ़ाई वहां पर SC ST गरीबों की फ्री कर दी। पूरी पढ़ाई फ्री उत्तर प्रदेश में कर दी गई। लेकिन वो सब सिस्टम आपके मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई शिक्षा फ्री नहीं है। क्या फ्री है? क्या शिक्षा फ्री है? क्या नहीं है ना? तो मध्य प्रदेश में कोई शिक्षा फ्री नहीं है। लेकिन बीएसपी के आते ही गरीबों की शिक्षा यहां प्रदेश में फ्री कर दी जाएगी, बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री बोलते हैं लाडली योजना। अरे तुम कौन सी लाडली योजना लेके आए हो भाई? जहां पर बच्चियों का बलात्कार डेली होता है, आए दिन बलात्कार होता है। दतिया में बलात्कार हो गया 2 सगी बहनों के साथ। और कौन शामिल है? बीजेपी का नेता उसमें शामिल है, बीजेपी के नेता के बेटा उसमें शामिल। दतिया के अंदर बलात्कार होता है, भोपाल के अंदर बलात्कार होता है। भोपाल के अंदर हर महीने
करीब 80 से 100 बच्चे गायब किए जाते हैं, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आज की न्यूज़ है शायद, मेरी समझ में आज ही अखबार में आया है 80% जो बच्चे गायब होते हैं उसमें लड़कियां होती हैं। और सरकार सो रही है, सरकार सो रही है, ये जगने वाली नहीं है। ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है, उनके लिए काम कर रही, धन्ना सेठों के लिए काम कर रही है। गरीबों के लिए काम कोई सरकार नहीं कर रही। अगर गरीबों के लिए काम करती तो व्यापम जैसे घोटाले प्रदेश के अंदर हिम्मत नहीं होती करने के साथ, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता है। लाडली योजना की बातें करते हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप हर जिले में 2 महिलाओं को टिकट देने का काम करो, 2 महिलाओं को टिकट देने का काम करो। और मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आप इस प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खत्म करना चाहते हैं तो किसी भी अपराधी को टिकट मत दीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं कि बीएसपी किसी अपराधी को कोई एक भी टिकट देने का काम नहीं करेगी। आप भी बोलिए कि आप भी बोलिए वहां से कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की पार्टी एक भी अपराधी को टिकट देने का काम नहीं करती है। लेकिन बात इनकी वो नहीं है, बात उनकी ये है कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों पर राज करना है तो उन्हें गुंडे मवालियों का साथ चाहिए होगा सर, उन्हें गुंडे मवालियों का साथ चाहिए होगा। लेकिन बीएसपी कहती है कि मुझे राज करने के लिए कोई गुंडे मवाली नहीं चाहिए और मुझे तो बाबा साहब का संविधान काफी है हमारे लिए, बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमें मिला है महापुरुषों के संघर्ष से मिला हुआ है, जो कुछ भी मिला है महापुरुषों के संघर्ष से मिला है। बाबा साहब का जीवन भर का संघर्ष है और बाबा साहब के जीवन भर के संघर्ष में बाबा साहब ने अपने औलादे खोई हैं, बाबा साहब ने अपनी धर्मपत्नी खोई है। जीवन भर का कष्ट जहां है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसके बाद ये संविधान दिया है इस देश के अंदर हमको, उसके बाद ये मान सम्मान, कुर्सी, साफा, पगड़ी, माला, अच्छे कपड़े, ये बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत हम सबको मिले। और आज ये सब खतरे में, ये मान सम्मान, नौकरी, शिक्षा, ये सब खतरे में है। और ये सब खतरे में इसलिए है कि बैठी सरकारें बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती, और इसको बचाने का एकमात्र तरीका है राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक पावर हमारे हाथों में आनी चाहिए। अगर राजनीतिक पावर हाथों में आ गई तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे संविधान पे आंख उठा करके भी देख ले सकते। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग मिल करके पूरी ताकत के साथ में इस बार हाथी का बटन दबाएंगे और बीएसपी को जिताने का भी काम करेंगे। और माननीय श्री कांशीराम साहब ने जब बीएसपी बनाई तो तमाम तरह के नारे भी देने का काम किया था। जो पुराने साथी यहाँ बैठे हुए हैं तो उन सबको पता है कि पहले कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, मंडल से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम। कहा कि नहीं कहा? वोट से लेंगे सीएम पीएम और मंडल से लेंगे एसपी डीएम। ये नारा माननीय श्री कांशीराम साहब ने दिया। और ये भी दिया कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। ये सारे नारे किसने दिए? माननीय श्री कांशीराम साहब ने दिए। और एक और नारा भी दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। कभी सोचा है इस नारे के बारे में कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने इस नारे को क्यों दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि जो लोग तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते हैं, जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे घरों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, तो क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे बच्चों के अधिकार बनाने का काम करेंगे? करेंगे क्या? कितने लोग मानते हैं नहीं करेंगे? सारे लोग मानते हो, नहीं मानते हो? माने वो हमारा वोट तो लेंगे लेकिन हमारे हक के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अगर उन लोगों ने हमारे हक के लिए काम किया होता तो बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 15 लिख दिया है, वो आर्टिकल 15 लागू कर दिए होते। लेकिन आज तक इस देश के अंदर आर्टिकल 15 भी पूरी तरह से लागू नहीं किया। और आर्टिकल 15 इस देश में कहता है जाति, धर्म, जन्म के स्थान में कोई भेदभाव नहीं होगा।
लेकिन इस छतरपुर में, इस बुंदेलखंड में भेदभाव होता है। लोगों को जूते पहनने का भी अधिकार नहीं, घोड़ी पे बैठने का भी अधिकार यहां नहीं मिलता है। अगर घोड़ी पे बारात निकालते हैं तो उन पे पत्थर चलाए जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ है? यहीं पे होने काम किया है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं इन अत्याचारों से मुक्ति पाना तो बीएसपी को है लाना। अत्याचारों से मुक्ति पाना है तो बीएसपी को लाना है। इसलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने, ताकि वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये ऐसे नारे नहीं बने हैं, ये नारे ऐसे हैं, इन नारों से ही हमारे अंदर एक जवानी, एक जोश, एक जुनून पैदा करते हैं और लड़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। और हम 100% अपने महापुरुषों के इस वादों को पूरा करेंगे। और 2023 में बीएसपी की सरकार नहीं बना पाए पूरी तरीके से, तो इतनी ताकत जरूर बनाएंगे कि बिना बीएसपी की चाबी के वहां ताला ना खुलने पाए सकते। और इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से खासतौर से कहना चाहता हूं, समय नहीं है, अब समय नहीं है। उठो साथियों, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का। उठो साथियों, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का। दंभ भरो, यलगार करो सत्ता के महासंग्राम का साथियों। और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग मिलकर के हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, बीएसपी को सत्ता में लाने का पूरी ताकत लगाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।